भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के फिशरमैन को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है। श्रीलंका की जेल में तमिलनाडु के फिशरमैन जेलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजरात के फिशरमैन पाकिस्तान की जेलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये छोटे छोटे देश हिंदुस्तान को दबाते जा रहे हैं और दुनिया में हिंदुस्तान की कोई आवाज नहीं सुन रहा है। इसके लिए हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक जिम्मेवार नहीं है। हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठी हुई दुर्बल सरकार, बिग गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है। 125 करोड़ देशवासियों वाला इतना बड़ा हिंदुस्तान, उदार मन वाला हिंदुस्तान, हर किसी की भलाई करने वाला हिंदुस्तान, लेकिन उसके पड़ोस में चारों तरफ नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, हर कोई हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है। चीन परेशान करे, श्रीलंका परेशान करे, पाकिस्तान परेशान करे, बांग्लादेश परेशान करे और दिल्ली की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसियों को भी अगर हमें मदद करनी है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे मधुर संबंध रखने हैं, तो उसकी पहली गारंटी है कि दिल्ली में मजबूत सरकार होनी चाहिए, हिंदुस्तान शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान शक्तिशाली है तो सारे अड़ोस पड़ोस के लोग हिंदुस्तान से दोस्ती बनाने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसने पड़ोसियों के साथ तो सारे संबंध बर्बाद करके रखे हुए हैं, अविश्वास का माहौल बना के रखा हुआ है। अड़ोस पड़ोस में हमारी कोई बात नहीं चलती है। इतना तो बर्बाद करके रखा है उन्होंने। भीतर हिंदुस्तान में भी सभी संवैधानिक संस्थाओं का भी वैसा ही माहौल पैदा किया है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अगर पालन न करे, इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी अगर नहीं बनी रहती, इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो देश अंदरूनी तनाव के अंदर और अधिक संकटों के अंदर फंसता चला जाता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने विशेष करके 10 साल से यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान की सभी संवैधानिक संस्थाओं को तबाह करके रखा है, बर्बाद करके रखा हुआ है। गवर्नर, राज्यपाल पद की गरिमा राज्य और केंद्र के संबंधों में एक महत्वपूर्ण लिंक है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि यूपीए सरकार ने राज्यपाल की पद की गरिमाओं को ठोस पहुंचाई है। इतना ही नहीं, राजभवनों को कांग्रेस कार्यालय में परिवर्तित कर दिया है। देश की चुनी हुई विधानसभाएं कानून पारित करें और हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बिठाए हुए गवर्नर उन कानूनों पर, उन फाइलों पर साइन न करे, चुनी हुई सरकारों के निर्णयों को अपमानित करे और देश के विकास के अंदर रोड़े अटकाने का काम करे। इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनों का अपमान करने का काम ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार कर रही है। एक तरफ देश बर्बाद हो रहा है, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट का उपयोग क्या हो रहा है। मेरा गुजरात का अनुभव है, जो लोग पूंजी निवेश के लिए आए,
कारखाने लगाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली सरकार को पता चला कि गुजरात के अंदर लोग पूंजी निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उपयोग करके वहां पर नोटिसें भेज करके रेड करके आप गुजरात में न जाओ, इस प्रकार के कारनामे करने का काम ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार करती है। दिल्ली सरकार में अनेक प्रकार के कमीशन है, विमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कमीशन है। इन कमीशनों का उपयोग दलित, पीड़ित, शोषित इन लोगों के हकों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को यूपीए सरकार ने अपने राजकीय हथकंडों के लिए उपयोग करने के कारण उन संस्थाओं की भी सैंक्टिटी को खत्म कर दिया है। सीबीआई जैसी संस्था जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें प्रस्तावित होने की संभावनाएं थी, बुरे लोगों के लिए भय पैदा होने की संभावना थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को अपना एक खिलौना बना दिया, राजनीतिक हथकंडे करने के लिए उपयोग में लाने लगे। पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इतना है तो सीबीआई के माध्यम से वोट बटोरे जाते हैं, सरकारें बनाने के लिए सीबीआई का उपयोग होता है, अपने विरोधी दल के नेताओं को जेलों में ठूंसने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति ये यूपीए सरकार कर रही है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब इंसान के मन में न्यायालय के प्रति, कोर्ट के प्रति, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक बहुत श्रद्धा और आदर है, और वो बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भी सैंक्टिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बातें कही, लेकिन ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं को भी तोड़ दिया। जब हिंदुस्तान में किसानों ने पैदा किया अनाज सड़ रहा था, पानी में भीग रहा था, गेहूं खराब हो रहे थे, चावल खराब हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनाज, ये अन्न गरीबों को बांट दो। ये दिल्ली की यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना। इतना ही नहीं, गरीबों को तो नहीं बांटा, उस अन्न को उन्होंने शराब बनाने वाली कंपनियों को 80 पैसों के दाम से बेच दिया, और गरीब के पेट को लात मारने का काम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी किया। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब अटल जी ने एक सपना देखा था, हिंदुस्तान की नदियों को जोड़ने का, रिवर ग्रिड बनाने का। हम तमिलनाडु के लोग जानते हैं आज पूरा तमिलनाडु पानी के लिए कितना परेशान है। ये क्या हालत है, एक तरफ नदियों में बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग पानी के बिना परेशान हो रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार ने नदियों का रिवर ग्रिड बना करके हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में पानी पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया था, उसके लिए टास्क फोर्स बनाया था, उसकी रिपोर्ट आई थी, गंगा कावेरी को जोड़ने का उन्होंने सपना देखा था। लेकिन भाइयों बहनों, ये यूपीए सरकार आने के बाद वो सारी योजना को डिब्बे में डाल दिया। तो किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा ये काम को रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार को तत्काल आगे बढ़ने के लिए आदेश दिए।
एक कमेटी बनाने के लिए कहा, लेकिन ये यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्होंने 15 महीने बिता गए, लेकिन कमेटी नहीं बनाई और रिवर ग्रिड के प्रोजेक्ट को, गंगा कावेरी को जोड़ने के प्रोजेक्ट को उन्होंने डिब्बे में डाल करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं भाइयों, पंडित नेहरू के जमाने से हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना था। आज उन्होंने उस प्लानिंग कमीशन को जीरो कर दिया और एक झोला छाप लोगों का एनएसी बना दिया, एनजीओ का एनएसी बना दिया और आज देश का पूरा कारोबार एनएसी के हाथ में सुपुर्द कर दिया है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रही, प्रधानमंत्री के कार्यालय की गरिमा नहीं रही, प्लानिंग कमीशन की गरिमा नहीं रही। एक पूरी तरह पर्दे के पीछे से सरकार चलाने के कारनामे चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 60 साल के इतिहास में कभी भी दिल्ली सरकार और सेना के बीच में कभी तनाव नहीं हुआ। राष्ट्र की रक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि सरकार और सेना की तीनों विंग के लिए उनके बीच में कभी तनाव नहीं होना चाहिए, अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में अनेक घटनाएं ऐसी घटी है कि दिल्ली की सरकार और हिंदुस्तान की सेना के बीच लगातार तनाव चलता रहा है। भारत की सेना में संप्रदाय के जहर की खेती पिछले 50 साल में कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन भारत की सेना के भीतर संप्रदाय के जहर की खेती करने का पाप ये दिल्ली में बैठी हुई यूपीए सरकार ने किया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि सेना में गिनती करो कि किस धर्म के कितने लोग हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने, ईसाई कितने हैं। और सेना ने कह दिया, दिल्ली सरकार को कह दिया, ये पाप हम सेना में नहीं होने देंगे। हम भारत मां के लाल है, हम संप्रदाय में सेना को नहीं बांटने देंगे। ये संप्रदाय के जहर की खेती सेना में जाकर के करने वाले लोग हिंदुस्तान को सुरक्षित कैसे रखेंगे। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, डिफेंस मिनिस्ट्री और सेना के बीच में भी तनाव चलता रहता है। डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक बयान दे और सेना के अधिकारी पार्लियामेंट के बाद दूसरा प्रेस स्टेटमेंट जारी करे, ऐसी स्थिति हिंदुस्तान ने पहली बार देखी है। भाइयों बहनों, मैं ये विषय आपको विस्तार से इसलिए बताया कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार की सोच, उसके कार्यकलाप, उनका वर्क कल्चर, उनके राजनीतिक तौर तरीकों ने हिंदुस्तान को बिखराव के कगार पर लाकर के खड़ा रखा है। और अगर हमारे देश को बचाना है तो सबसे पहले इन लोगों की विदाई करना जरूरी है। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश को अगर आगे बढ़ाना है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का रुतबा कोऑपरेशन का होना चाहिए, उसका वर्क कल्चर कोऑपरेशन का होना चाहिए। कन्फ्रंट्रेशन के द्वारा इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। यूपीए सरकार के कारण आज देश की स्थिति ऐसी गंभीर बनी है कि सेंटर वर्सेस स्टेट का झगड़ा चल रहा है, स्टेट वर्सेस स्टेट का झगड़ा चल रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ रहा है। कभी पानी के मुद्दे पर झगड़े हो रहे हैं, कभी जमीन के मुद्दे पर झगड़े हो रहे हैं, अरे कभी बसों के आवन जावन पर झगड़े हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए जरा भी संवेदनशील नहीं है। कभी किसी ने पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होता, पहली बार हो रहा है कि सरकार एक निर्णय करे और पार्टी के नेता आकर के उस निर्णय को तोड़फोड़ कर दे। पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट का चित्र पैदा हुआ है। प्लानिंग कमीशन और कैबिनेट के बीच में तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं,
प्लानिंग कमीशन एक बात लिख करके भेजता है, कैबिनेट उसको ठुकरा देती है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी उसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट प्लानिंग कमीशन की बातों को ठुकरा रहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े रोज की घटनाएं जब बन रही हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच आए दिन झगड़े हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के बीच झगड़े चल रहे हैं। और कांग्रेस के एक नेता कैबिनेट निर्णय करे, वो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कागज को फाड़ दें और पूरी कैबिनेट के निर्णयों को ठुकरा देने का काम करे। ऐसा वर्क कल्चर कभी हिंदुस्तान ने देखा नहीं है भाइयों बहनों। आज दिल्ली में बैठे हुए लोग राज्यों को सुबह मानने लग गए हैं, राज्यों की इज्जत नहीं करते हैं, राज्यों को अपमानित करते हैं। अरे किसी भी दल की क्यों न सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल की सरकारों को गले लगाया था, समान रूप से उनका सम्मान दिया था, समान रूप से आगे बढ़ाने का अवसर दिया था। लेकिन ये यूपीए की सरकार राज्यों को नीचा दिखाने में, राज्यों में तनाव पैदा करने में, राज्यों के विकास की रुकावट डालने में आज यूपीए की सरकार पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। और इस विकृति का परिणाम यहां तक पहुंचा है कि तमिलनाडु में किसी गांव में पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालनी हो, बीच में से रेलवे आती हो, तो 10-10 साल तक रेलवे पाइप डालने के लिए परमिशन दे देती है। वो गांव पानी के बिना तरसता रहता है। तमिलनाडु हिंदुस्तान का, वो किसान हिंदुस्तान का, वो तरसता हुआ किसान हिंदुस्तान का, रेलवे हिंदुस्तान की, सरकार हिंदुस्तान की, उसके बावजूद भी परमिशन लेने में परेशानी हो, ऐसी कैसी सरकार चल रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी सरकार चलाने में फेडरल स्पिरिट को नकारती है, वो ही दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार करने में फेडरल स्ट्रक्चर की बड़ी इज्जत करती है। उनके छोटे छोटे राज्यों के जो दल है, उनको अनाप शनाप लूट करने के लिए मौका देती है, क्योंकि उनको सरकार बचानी होती है। और आपके तमिलनाडु में तो इसके बेनिफिशियरी बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। आज कांग्रेस के एक नेता गुजरात में गए थे, बिना सिर पैर की बातें करके आए हैं, झूठी जानकारियों के आधार पर आज वो गुजरात में जाकर के गुजरात को बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया है। और यहां तक कह दिया, एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया तो आम तौर पर हिंदी भाषा में गाली देने के लिए प्रयोग में आता है। और उन्होंने गुजरात की जनता को उल्लू कह दिया, उल्लू। क्या देश के नेता ऐसी भाषा बोलते हैं? जिस जनता को आपने उल्लू कहा है, मेहरबान, आपकी पार्टी को 25 साल से उस जनता ने स्वीकार नहीं किया है। गुजरात की धरती पर कौन जनता को उल्लू बनाता है, वो जनता बराबर जानती है। और ये भी मान लीजिए, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है, आप समझ के रहिए, अब हिंदुस्तान की जनता को 60 साल तक आपने ऐसा बनाया, अब हिंदुस्तान की जनता आपकी उस भाषा को भी, आपके इस अहंकार को स्वीकार नहीं करने वाली है। कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ी में पूरी ताकत से गुजरात में झूठ फैलाने की कोशिश की, 3 पीढ़ी ने, लेकिन गुजरात की जनता के गले आपका झूठ नहीं उतरा है। गुजरात की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है। आगे भी गुजरात की तरह हिंदुस्तान की जनता भी
आपके झूठ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार में एक रिकाउंटिंग मिनिस्टर है। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन रिकाउंटिंग में जीत गए और आपके तमिलनाडु से ही गए। और वो अपने आप को वो ऐसा मानते हैं कि जब परमात्मा बुद्धि बांट रहा था तो कतार में सबसे पहले वो ही खड़े थे। ये रिकाउंटिंग मिनिस्टर, इनका अहंकार अब छत पे चढ़ करके बोल रहा है। आए दिन मेरे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हल्की बातें बताते हैं। मैं ज्यादातर मौन रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कीचड़ जितना फेंकोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। ये रिकाउंटिंग मिनिस्टर ने अभी कहा कि मोदीज नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी रिटन बिहाइंड अ पोस्टेज स्टैम्प। ऐसा उन्होंने कहा है कि मोदी का आर्थिक विषयों का ज्ञान इतना छोटा है कि पोस्टल स्टैम्प पर लिख दें उससे ज्यादा नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस गवर्नमेंट इज हेडेड बाय एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट in the Prime Minister. The Finance Minister also considers himself an equally efficient economist. He thinks that there is no one more intelligent than him. Only if you put a postal stamp, a letter is delivered. I have proved myself with my delivery. What you have proved as a top economist, let me compare 3-4 indicators. आप बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए हो, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो, प्रधानमंत्री भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री भी बहुत अर्थशास्त्री दुनिया के देशों में पढ़े हुए हैं। मैं तो एक गरीब परिवार से आया हूं, गांव की छोटी सी स्कूल में पढ़ा लिखा हूं। हो जाए मुकाबला आज। भाइयों बहनों, ये मुकाबला दो व्यक्तियों का नहीं है। वित्त मंत्री जी, रिकाउंटिंग मिनिस्टर, आप हार्वर्ड से आए हैं, हम हार्ड वर्क से आए हैं। भाइयों बहनों, एवरी स्टेट, every country tries to achieve high GDP growth rate. When Sri Atal Bihari Vajpayee left in 2004, our nation's GDP was growing at the rate of 8.06%. Today, as per your own estimates, Mr. Recounting Minister, as per your own estimates, GDP growth rate for 2012-2013 is only 4.5%. लेकिन सच्चाई क्या है? The Finance Ministry data shows that the central government liabilities total 50 lakh crores by the end of March 2013. 50 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज, 50 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज, ये इनका इकोनॉमिक्स है। और ये 50 लाख करोड़ का मतलब होता है ये नेशनल जीडीपी का 50% होता है। All other states have incurred debt far less than central government percentage. Who has created larger debt on the public exchequer? Mr. Recounting Minister,
country want to know this. There is an act which shows that what the maximum limit of fiscal deficit is. Most of the states in India every year limit their fiscal deficit to less than 3%. But the central government who came out with the act does not follow it, and fiscal deficit is 5.2% in 2012 and 13. अपनी बुद्धि का अहंकार करने वाले रिकाउंटिंग मिनिस्टर, ये चेन्नई की धरती आपको पूछ रही है कि देश का खजाना तबाह कर दिया, जिम्मेवार आप है। कांग्रेस गवर्नमेंट did not give a good growth rate, created high debt, and could not manage their finance properly. Over and above, that the latest data from 68 round of NSSO of June 2013 says all India unemployment rate is 2.2%. मेरे नौजवान भाइयों बहनों, देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। ये लेटेस्ट सर्वे भारत सरकार का कहता है कि 2.2% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हिंदुस्तान का है। लेकिन भाइयों बहनों, एक ऐसा व्यक्ति जो चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हार्वर्ड का दरवाजा भी देखने को नहीं मिला है, उस राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली 0.5%। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, वी हैव द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ऑल्सो द हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट इन द कंट्री। भाइयों बहनों, Congress has failed in creating jobs and people have started losing their jobs. You can decide for yourself from these figures. Dear Finance Minister, knowledge of economics does not come from books alone. The result will come if you are close to the people, know their problems and have a vision to answer it. और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, हार्डवर्क से नहीं चलता है, हार्डवर्क से देश चलता है। और हमने हार्डवर्क करके दिखाया है और आगे भी मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम मेहनत करने में कमी नहीं रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, राज्यों को अधिकार मिलेगा, संस्थाओं का सेंट्रिटी बनी रहेगी, देश प्रगति के राह पर चलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। ये सपना देख करके हम काम करना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु की इन 6 पॉलिटिकल पार्टियों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो आज आए, इस इतने बड़े जलसे को सफल बनाया और भारत को दिव्य बनाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का उन्होंने जो फैसला किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है विकास, विकास, विकास। भाइयों बहनों, सब समस्याओं का समाधान है विकास, सब मुसीबतों से मुक्ति का रास्ता है विकास, आपके सपनों को साकार करने का रास्ता है विकास, आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है तो रास्ता एक ही है विकास। मां, बेटे, बहन, परिवार सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए एक ही उपाय है विकास। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, 2014 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जाए, हिंदुस्तान के भाग्य बदलने का संकल्प करके लड़ा जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आपके साथ सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वणक्कम।